नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी मैं, उसके आंसर तुम लोग सेंड करोगे मैसेजेस में। क्लियर? फर्स्ट फिगर दिख रहा है इसमें, मार्क डाउन 1, 2 एंड 3। क्लियर? एनसीईआरटी का फिगर है, मार्क डाउन द व्हाट इज 1, 2 एंड 3। ठीक, अब प्रोस्टेट ग्लैंड की टू कंडीशंस रिपोर्टेड है, मैंने पढ़ाया हुआ है डिजीज़ वाली। तो क्या कहते हैं उसको जब प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो? तो नॉर्मल प्रोस्टेट एंड क्वेश्चन मार्क इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट को क्या कहते हैं? क्लियर? नेक्स्ट, नेम द ग्लैंड इन ग्रीन। ठीक है, नेम द ग्लैंड एंड नंबर ऑफ द ग्लैंड्स। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन labeling the 1, 2, 3. Second question, name the disease condition. Third question, name the gland. Clear? Fourth question, note down different three parts of epididymis. Write down the name of three different part of epididymis. Clear? Which gland in one number present इन ह्यूमन बीइंग? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड्स में 1 नंबर में। क्लियर? एंड वन मोर क्वेश्चन राइट डाउन, व्हाट इज द सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल ग्लैंड? व्हाट इज द सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल ग्लैंड? And last one, note down what is the pH of urine and what is the pH of semen. Clear? ठीक, नेक्स्ट वन क्वेश्चन और लिखो, लास्ट वन नहीं था, एक और नोट कर लो। विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस? ठीक है, लुब्रिकेशन के मैकेनिज्म में कौन सी ग्लैंड का सिक्रीशन हेल्प करता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आई थिंक 7 या 8 क्वेश्चंस हो गए। इनके सबके आंसर सेंड करोगे मुझे। क्लियर? अभी जो हम लोगों ने लेक्चर्स कवर किए उसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी डक्ट। क्लियर? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मीन्स वेयर द स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आर द ग्रुप ऑफ एसेसरी डक्ट्स ग्लैंड्स विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोन्स। क्लियर है? ठीक है, आज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट करने के पहले हम लोग जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कर रहे हैं इसको ही कवर कर लेते हैं कि स्पर्म फॉर्मेशन तक। क्लियर? स्पर्म फॉर्मेशन तक कैसे प्रोसेस है, क्योंकि अभी लोकेशन वाइज एकदम स्ट्रक्चर वाइज सब कुछ क्लियर है, तो यहीं पे आगे कंटिन्यू करते हैं, बाद में फीमेल और ओवम का फॉर्मेशन। क्लियर? तो बेसिकली द फिनोमेना इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, check formation of gamete. Clear? The primary sex organ, the testis, is in the males produce gametes, that is sperms, by the process called gametogenesis, or we can say specifically spermatogenesis. In testis, the immature male germ cell, what underline एकदम mark कर लेना, immature male germ cell, it means spermatogonia. सेल को ही स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं, गोनियम, आर्चिगोनियम, इस ये वर्ड हम लोग यूज कर रहे थे सैक लाइक स्ट्रक्चर को। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, लेकिन यहाँ पे एक सेल को डिनोट किया स्पर्मेटोगोनिया से। क्लियर? प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कब होगी? जब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी रिटेन कर लेगी बॉडी पूरा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आ जाएगी एक बॉडी के अंदर, तो वो प्यूबर्टी होगी। इसमें क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, द स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। अब यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जब स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं तब वहाँ पे कवर हो चुका है हम लोग का, लेकिन एक एक चीज़ को स्पेसिफिकली देखो। स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम कहाँ पे प्रेजेंट होगी पता है तुम्हें कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब वो स्ट्रक्चर जो टीएस सेक्शन दिखाया था और उसको सब लोग ड्रॉ करके रखोगे फॉर द लोकेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनियम, सर्टोली सेल, लीडिंग सेल। ठीक,
ट्यूब के अंदर क्या है, बाहर क्या है, ल्यूमेन में, ये सारे स्ट्रक्चर क्लियर रखने के लिए वो फिगर ड्रॉ करके रखोगे रफीज। क्लियर। तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम कहाँ होगी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का टीएस दिखाया था मैंने, तो उसका इनसाइड द वॉल, वॉल के सबसे पेरीफेरी पे, इनसाइड मतलब वॉल की तरफ कौन सा स्ट्रक्चर था, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन, क्यों करेगी मल्टीप्लाई माइटोटिक डिवीजन से, क्योंकि पता है स्पर्म का फॉर्मेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक। अगर स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करके स्पर्म को फॉर्म कर दे रही है तो वो डिजनरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उसको अपने आप को भी मेंटेन करना है, तो पहले वो माइटोटिक करके अपना नंबर डबल कर लेगी, अपने आप को मेंटेन रखेगी उस लेयर में, और आगे की लेयर में प्राइमरी स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोन, इनका फॉर्मेशन होता रहेगा। क्लियर। ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन करती है, उसकी लोकेशन इनसाइड द वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, फर्स्ट लेयर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इनर साइड में। क्लियर। नोट डाउन करोगे, एनसीईआरटी का पॉइंट है, हाईलाइट करोगे। एंड इंक्रीज इन नंबर, डिवीजन होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। देखो कहीं पे भी कोई भी फ्लो चार्ट बनाओ, उसमें प्लॉइडी जरूर मेंशन किया करो कि कहाँ तक प्लॉइडी डिप्लॉयड जा रही है और कब मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड हुआ, हैप्लॉइड के बाद वो कैसे जर्मिनेट हुआ, हैप्लॉइड चल रहा है या फिर से फ्यूजन हुआ, डिप्लॉयड हो गया। तो इसलिए कोई भी फ्लो चार्ट बनाओ, ड्रॉ करो तुम लोग, तो उसमें प्लॉइडी जरूर मेंशन करो। तो स्पर्मेटोगोनियम क्या है, अभी तक तो माइटोटिक ही डिवीजन हो रहा है, तो क्या होंगे उसके क्रोमोसोम से 46 क्रोमोसोम के। क्लियर। डिप्लॉयड स्टेज होगा। ये पॉइंट तुम लोग नोट करके रखोगे, एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट डाउन कर लेना। स्पर्म वर डिस्कवर्ड बाय लीवेनहॉक इन ह्यूमन सीमेन, और उन्होंने खुद का ही सीमेन एग्जामिन किया था। ठीक है। अब लीवेनहॉक के बारे में जितना अगर कुछ आइडिया हो, याद हो, तो ही इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी बोलते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे अराउंड 1660-70 के एरा में, और उस टाइम तुम्हें पता है माइक्रोस्कोप की कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से एनालिसिस चलती थी। ठीक है। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के पास जो उस टाइम का माइक्रोस्कोप था वो सबसे एफिशिएंट माइक्रोस्कोप था। रॉबर्ट हुक के पास भी था, रॉबर्ट हुक ने फिर डेड सेल देखी थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल देखी थी। ठीक है। रेन वाटर में ये सारा पढ़ाया हुआ है, और अभी तुम लोग को 11th का जो बैच चल रहा है उनको भी ये सब चीज़ें बताई है। तो ये सारी कहानियाँ लीवेनहॉक क्यों जो भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी में, कई स्टडीज़ में दिखेगा कि लीवेनहॉक ने डिस्कवरी की। क्लियर। तो स्पर्म वर डिस्कवर्ड बाय लीवेनहॉक, ओवा वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वॉन बेयर इन मैमल्स, ह्यूमन गैमेट्स आर एनाइसोगैमेट। व्हाट इज एनाइसोगैमी? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन, व्हाट इज एनाइसोगैमी एंड व्हाई ह्यूमन गैमेट्स आर एनाइसोगैमेट। ठीक। और स्पेसिफिकली एनाइसोगैमेट के किस टाइप को कह सकते हैं इसमें, ये भी मेंशन करोगे। ठीक है। व्हाट इज एनाइसोगैमी? एनाइसोगैमी में विच टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन? गैमेटोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय FSH एंड LH और ICSH। मैंने FSH का रोल पूछा था, कई लोगों ने गूगल करके भेज दिया मुझे और उसमें ओवरी से रिलेटेड लिख दिया, लेकिन बेटा मैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा रही हूँ। एंडोक्राइनोलॉजी में मैंने दोनों के रिस्पेक्ट में रोल बताया हुआ है। क्लियर। तो मेल के रिस्पेक्ट में बताना था। Meiosis takes place during gametogenesis, that's why gametes are haploid। जब भी meiosis होगी तो प्लॉइडी चेंज हो जाएगी, रिडक्शनल डिवीजन होगा, प्लॉइडी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाएगी। क्लियर। ठीक। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगोज meiosis। ठीक है। क्लियर है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गए, माइटोटिक डिवीजन से बने थे, पीरियोडिकली अंडरगोज meiosis। प्राइमरी फर्स्ट मियोसिस हुआ, मियोसिस 2 स्टेज में होती है। ठीक है। सेल डिवीजन वाला रिकॉल कर लेना अदरवाइज। अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच। अब क्या हो गया, प्लॉइडी चेंज हो गई और क्रोमोसोमल नंबर रिड्यूस कर गया, हाफ हो गए। तो सेकेंडरी स्पर्मेटो, जिसको भी ये चीजें समझ में ना है सेल डिवीजन वाला चैप्टर रिवाइज करो फटाफट। तो एक द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंड मियोटिक डिवीजन क्या होता है, इज इक्विवेलेंट टू माइटोटिक, इज लाइक अ माइटोटिक डिवीजन।
ठीक, जस्ट कंडेंस जो क्रोमोसोम है उसको हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, नंबर को हाफ करने के लिए नहीं, कंटेंट को, टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। क्लियर है? तो दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाएंगे। अब ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो अब यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है सबसे इनर साइड में। इनर मीन्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से की तरफ। ठीक है, क्या है? स्पर्मेटोगोनियम हो गई एक सिंगल, अदरवाइज पूरी स्पर्मेटोगोनियल लेयर हो जाएगी। इन बिटवीन नेक्स्ट लेयर में क्या होंगी? सर्टोली सेल्स होंगी, जो क्या कर रही होंगी? फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करना है ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोगोनियल सेल। क्लियर है? अब देखो अलग अलग स्टेज में तुम्हें सेल दिख रही है, कोई डबल डिवाइड करती हुई दिख रही है, किसी में कंडेंस क्रोमोसोम दिख रहा है, कोई पूरा लास्ट में ल्यूमेन में स्पर्मेटोजोआ फॉर्म दिख रहा है। क्लियर? तो सर्टोली सेल के जस्ट तुम्हारे स्पर्मेटोगोनियम के बाद क्या होंगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कैसे बनी होंगी वो? माइटोटिक डिवीजन से। ठीक है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस, फिर स्पर्मेटिड फाइनली बन जाएंगे और वो सेकेंड मियोसिस। ठीक है, और फिर डेवलप होंगे तो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? ये नोट डाउन कर लोगे तुम लोग चार्ट। अगर विजिबल नहीं हो तो मुझे मैसेज करना, ग्रुप में ये फिगर शेयर कर देंगे, जैसे हम लार्ज करके दिखा दे रहे हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनो। स्पर्मेटोगोनियम प्लॉइडी डिप्लॉइड। बेटे जो मैं प्लॉइडी इतना पढ़ाती हूँ ना, इसका रीजन है, क्वेश्चन आती है प्लॉइडी से। ठीक, स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉइड, माइटोसिस हुआ, स्पर्मेटोगोनियम अपने नंबर को डबल किया। क्लियर? क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया को फिर से ये साइकिल चलाना होगा। ये उसी तरीके से है जैसे साइक्लिक रिएक्शन बताया था, तो ऑक्जेलेट को फ्री होना था, जो भी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल था उसको फ्री होना पड़ेगा ताकि वो साइकिल को कंटिन्यू कर सके। ठीक, और स्पर्म फॉर्मेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो स्पर्मेटोगोनियम को तो ऑलवेज अवेलेबल रहना पड़ेगा। क्लियर? तो डिवाइड करके एक अपने आप को बैकअप मतलब नेक्स्ट स्टेप के लिए रख लेगा, जो नया बनेगा, या एक उसमें से जो भी डिवाइड हुआ एक आगे स्पर्म के फॉर्मेशन में चला जाएगा। क्लियर? तो स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस किया, डिप्लॉइड ही है क्योंकि माइटोसिस हुआ है। ठीक, प्राइमरी मियोसिस किया जब, तो फॉर्मेशन क्या हुआ? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का। इसके पहले ये माइटोसिस, यहाँ पे आएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर? माइटोसिस के बाद स्पर्मेटोगोनियम या तो एज इट इज एक सेल प्रेजेंट रहेगी, एक जो अंडरगो होगी स्पर्मेटोजेनेसिस में जाएगी। ठीक है, वो क्या करेगी? माइटोसिस करेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को फॉर्म करेगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा 1, मियोसिस 1 से 2 सेल बनी, रिडक्शनल डिवीजन हो गया, हैप्लॉइड ही आ गई। ठीक है, हैप्लॉइड हो गया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से मियोसिस 2 होगी। मियोसिस के 2 पार्ट थे, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 2 तुम्हें पता है माइटोटिक के सेम एज माइटोटिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हाफ एन नहीं होगा, जस्ट नंबर ऑफ सेल डबल हो जाएगी। स्पर्मेटिड, फिर डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस होगा, मतलब जो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ है वो अपने आप को मेटामॉर्फोसिस करेगा, डेवलप करेगा और स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? ये चार्ट याद रखना। मियोसिस 1 के पहले वाली सेल जो डिप्लॉइड है उसको लिखना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्लॉइडी आ जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की। क्लियर? फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्लूड्स 2 स्टेज, करेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, प्रोगैमेट्स, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड, दैट इज डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? स्पर्मेटिड को देखो प्रोगैमेट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये मैच्योर है। ये अभी पूरा, इसमें तो टेल वाला पोर्शन या पूरा स्ट्रक्चर ही नहीं स्पर्म का डेवलप हुआ है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, 2 स्टेजेस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और वी कैन से प्रोगैमेट्स, प्राइमरी गैमेट्स, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स, यही ब्रैकेट में लिख लेना, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट। क्लियर? स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड बाय 3 phases, phase of multiplication, phase of growth, phase of maturation. Spermatid are formed by 3 phases, मल्टीप्लीकेशन होगा, अपने को ग्रो कराएगा और मैच्योर करेगा, तब जाके कहीं फाइनल वो स्पर्म में कन्वर्ट होगा। क्लियर? फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इमेच्योर। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखने के लिए ये सारी चीज़ों को एक एक करके समझो। ठीक?
इमेच्योर जर्म सेल्स डिवाइड रैपिडली बाय माइटोसिस टू फॉर्म डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया। इमेच्योर जर्म सेल कौन सी होगी? जो तुम्हारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की वो सेल जो कि स्पर्मेटोगोनिया को फॉर्म करने में रोल प्ले करेंगी। ठीक है। फेज ऑफ ग्रोथ, स्पर्मेटोगोनिया ग्रो इन साइज एंड बिकम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया का जो माइटोटिक डिवीजन हुआ वो भी फेज 1 में ही आ गया, मल्टीप्लिकेशन में। फेज ऑफ ग्रोथ, स्पर्मेटोगोनिया अपने साइज को एनलार्ज करे और मियोसिस करे, ठीक, या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाए। फेज ऑफ मैचुरेशन में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोस 2 सक्सेसिव डिवीजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड, ये देखो कितना प्यारा लिखा हुआ है, डिप्लॉयड, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड, 4 स्पर्मेटिड दैट इज अगेन हैप्लॉयड। ये सीक्वेंस नोट डाउन करके रखना, मार्क करके रखना। क्लियर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहाँ से ओरिजिनेट हुई? स्पर्मेटोगोनिया ने जो डिवाइड किया माइटोटिकली तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट में गई तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन मियोसिस 2 सेकेंड की, मतलब मियोसिस के सेकेंड स्टेज में गई तो वहां पे क्या डेवलप हुआ? 4 स्पर्मेटिड। ठीक, तो फाइनली क्या फॉर्मेशन हो गया? स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो गया, या यू कैन से प्रोगैमेट का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट ये फिगर दिया हुआ है, तुम्हारा एनसीईआरटी का ही फिगर है, सेम कहानी है। ठीक, एट प्यूबर्टी में आ जाएगी, प्यूबर्टी जब गेन कर लेगी मेल बॉडी तो वहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक, स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस डिफ्रेंसिएशन, वही कि माइटोसिस डिवाइड भी करेगी, अपने साइज को भी इनलार्ज करे। ठीक, तो क्या फॉर्मेशन होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक मिनट पानी पी लूं जरा। तुम्हारे 11th वाले बच्चे बोलते हैं मैम बहुत तेज पढ़ा रही है, बहुत तेज बोलते हैं। चलो ठीक है, ठीक, फिर से सुनो। स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करेगी और डिफ्रेंशिएट करेगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को फॉर्म करेगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करेगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में फर्स्ट फेज में क्या फॉर्म हो जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से डिवाइड करेगा, मियोसिस सेकेंड करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? स्पर्मेटिड। क्लियर है? ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक, ध्यान से सुनो एकदम। स्पर्मेटिड अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेगा, मैच्योर करेगा तो क्या फॉर्म होगा? वहां पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो फाइनली स्पर्मेटिड जो होगा फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, ये फिगर एकदम ध्यान में रखो, लेबलिंग ध्यान में रखो, क्योंकि जो फिगर होते हैं वो कहाँ से आते हैं? एनसीईआरटी से। तो इस चीज़ को एकदम नोट डाउन करके रखोगे। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट ये वाला फिगर एकदम ध्यान से देखो, इसमें ये मेडिकल का फिगर है, मेडिकल की बुक से लिया हुआ, तो तुम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से जो स्पर्म का डिफ्रेंशिएशन वाला प्रोसेस है उसको देख सकते हो। ठीक है, घर में हूँ, थोड़ा काम काज भी आ जाता है कभी कभी। अभी तुम लोग ध्यान से इस फिगर को देखो, मैं कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या देख रहे हो? ठीक है, चलो थोड़ा डिस्टर्बेंस आया, फिर से कंटिन्यू करती हूँ मैं। फर्स्ट स्टेज में क्या दिख रहा है? स्पर्मेटिड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करेगी? अपने आप को कंडेंस, मतलब पूरा स्टेबलाइज करेगा, जर्मिनेट करेगा। ठीक है, सेंट्रियोल्स दिख रहा है तुम्हें। सेंट्रियोल्स क्या होता है ये पता, चलो आंसर लिख ले, आंसर करना मुझे, व्हाट इज सेंट्रियोल। ठीक, सेंट्रियोल से तुम लोग को पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन, माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होके फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? वहाँ पे फ्लैजिला का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो फ्लैजिला फॉर्म होगा तो धीरे धीरे क्या दिख रहा है? अलग अलग स्टेजेस दिख रही है। माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो स्पर्मेटिड स्फेरिकल सेल थी वहाँ पे धीरे धीरे दिख रहा है कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिड्यूस होने लगा है और फ्लैजिला का फॉर्मेशन होने लगा। इसमें जो ये येलो कलर के दिख रहे हैं ना पॉइंट्स, येलो येलो,
वो क्या है, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स या उसमें तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रियल वाला पोर्शन भी है, जैसे ये वाला एकदम जर्मिनेट वाला देखोगे ना, जो जर्मिनेट हो गया है और येलो येलो स्पाइरल दिख रहा है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, वो सब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का नेक में अरेंजमेंट, इसको नेक बोलते हैं, वो हम बताएंगे फिर अभी नेक्स्ट में। पहले बस जनरल एक देखो कि कितनी एक स्टेप बाय स्टेप मेटामॉर्फोसिस को यहाँ पे दिखाया गया है, डिवीजन और डिफ्रेंसिएशन को दिखाया गया है, ठीक। प्राइमरी सेल जो थी वो स्फेरिकल सेल है, और लास्ट में जो 7 नंबर पे लिखा हुआ दिख रहा है फिगर, वो प्रॉपर इसमें हेड, मिड पीस और टेल प्रेजेंट है, ठीक है। दैट इज अभी इसको मैच्योर नहीं बोलेंगे कि मैचुरेशन, पूरा मैचुरेशन तो एपिडेडिमिस में होता है, लेकिन एक स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन, स्पर्मेटिड से फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यू कैन से दैट, क्लियर। इसमें अगर हम इसको कहें कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो इसमें इसको ब्रॉडली अगर डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे तुम्हारा देखो न्यूक्लियर कंडेंसेशन एक प्रोसेस होती है। न्यूक्लियस का साइड देखो, येलो वाला पोर्शन जो सॉरी येलो नहीं, पर्पल पोर्शन, ठीक है, ब्लूइश पर्पल सा जो पोर्शन है उसकी साइज देखो तो रिड्यूस करती जा रही है, तो वो क्या है, न्यूक्लियर कंडेंसेशन को शो कर रहा है, ठीक। फिर एक्रोसोम का फॉर्मेशन, एक रेड कलर का देखो टिप पे न्यूक्लियस के डेवलप हो रहा है, और वो फिर लास्ट में एक कैप जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, दैट इज एक्रोसोम, क्लियर। तो एक्रोसोम फॉर्मेशन हो रहा है। फिर थर्ड फ्लैजेलम फॉर्मेशन, सांस फूलने लगती है यार तुम लोग को पढ़ाने में। फ्लैजेलम फॉर्मेशन में देख लो फ्लैजेला फॉर्म हो रहा है, स्फेरिकल जब तक है तब तक वहां पे कोई भी फ्लैजेला नहीं था। फिर एक पॉइंट कह सकते हैं इसमें साइटोप्लाज्मिक रिडक्शन, ठीक। लेयर देखो साइटोप्लाज्मिक वाला कंटेंट धीरे 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 पूरा रिड्यूस होता जा रहा है, साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट बन गया है, और इसलिए क्या होता है, मेल गैमेट में हमेशा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कम होता है कंपेयर टू फीमेल गैमेट, तो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, ठीक है। सेंट्रियोल का फंक्शन बताओगे तुम लोग, और फ्लैजेला का फॉर्मेशन हो गया, ये प्रोसेस दिख रहा है, क्लियर। अब इसकी थ्योरी देखते हैं। अच्छा कोई क्वेश्चन भी आ रहा है, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड, ओके, ये तो तुम लोग आंसर करके भेजोगे मुझे, ठीक है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड, पहली स्लाइड्स में दिए हुए हैं। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म, और फिर इसके लिए ना स्लाइड में जाना नहीं चाहिए, तो कॉन्सेप्चुअल क्लियर रहना चाहिए कि स्पर्मेटिड में बोल रही हूँ तो स्पर्मेटिड का क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर। स्पर्मेटिड और ह्यूमन पढ़ रहे हो, ह्यूमन का ही पूछ रहे हैं हम, ये नहीं कि एलिफेंट का आंसर कर दो। Spermatid are transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis। अब देखो जो ब्रॉडली मैंने टर्म लिया था दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, एंड उसका एक सब पार्ट अगर मैं बोलूँ तो स्पर्मियोजेनेसिस। देखो इस तरीके से क्या होता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, क्लियर। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से स्पर्म का स्पर्मेटोजोआ का बनना, दैट प्रोसेस इज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक। और तुम्हारे स्पर्मेटोगोनियम से पूरा स्पर्म तक बनना, वो क्या हो गई, स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस, या मेल गैमेट का गैमेटोजेनेसिस कह लो, या उसको स्पेसिफिकली कह लो तो स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान से सुनो जो बोल रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि मैम कुछ भी बोल रही है और ध्यान ही नहीं है इधर। अगेन आई रिपीट, स्पर्मियोजेनेसिस इज सब प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ हम टो बोल रहे हैं, कहाँ मियो बोल रहे हैं, एकदम ध्यान में, ठीक। जेनेसिस दोनों में लगा है, मतलब फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस ब्रॉडली स्पर्मेटोगोनियम से तुम्हारा स्पर्मेटोजोआ तक का फॉर्मेशन पूरा आ गया उसमें। लेकिन अगर हम स्टेप वाइज देखें तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटो, जो ये तुम्हारा लास्ट चार्ट दिखा रही हूँ मैं, ये 7 स्टेज का, ठीक है। अब ये जो 7 स्टेज का प्रोसेस दिखा है ना, ये ह्यूमन में 7 स्टेज का होता है। फिर ये वेरी करता है, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, कुछ में 6 to 8 स्टेज होता है, कुछ में 19 स्टेप का भी होता है। रैबिट और रैट का स्पर्म मॉडिफिकेशन जो है स्पर्मियोजेनेसिस, ये 19 स्टेप प्रोसेस होता है, क्लियर। जो बोल रही हूँ वो भी एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में लिख लेना कहीं मार्क करके। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल
ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। देखो अभी जैसे कोई चीज़ फॉर्म हुआ है, इसको आगे जाना है, जर्नी करना है, ठीक है, इसको अभी तो पूरा डक्ट वाले सिस्टम से ट्रैवल करके फीमेल फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है, ठीक, इतनी लंबी जर्नी करनी है, तो बीच में तो इसको नरिशमेंट चाहिए। जैसे सपोज ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए बैठे हैं, तो बीच में लंबी डिस्टेंस है तो फिर बीच में कुछ भी खरीद सकते हैं एडिशनल, लेकिन स्टार्टिंग में जब हम घर से निकलते हैं तो या तो हम खाना पीना खा के निकलते हैं, या तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो अपने अंदर स्टोर करके, मतलब अपने साथ स्टोर करके चलते हैं। उसी तरीके की प्रोसेस है ये, ठीक, हाँ जी, उसी तरीके की प्रोसेस है, ठीक। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स, हेड कौन सा पोर्शन था, ये रेड वाला पोर्शन, ठीक, जो रेड डार्क रेड कलर का दिख रहा है, दैट इज हेड। तो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या हुआ, हेड, स्पर्म का हेड बिकम एम्बेडेड, मतलब कहाँ गया, सर्टोली सेल के अंदर, एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। अब देखो ये बीच की चीज गायब कर दिया, एम्बेडेड हो गया सर्टोली सेल में, तो वो रिलीज कैसे हो सकता है, ठीक। तो एम्बेडेड है सर्टोली सेल में, किस लिए एम्बेडेड हुआ, दैट इज हिडन। एम्बेडेड इसलिए है क्योंकि वो सर्टोली सेल से फूड स्टोर कर रहा है, ठीक, स्टोर कर रहा है फूड को, फूड गेन कर रहा है, उसके बाद वो आगे अपने मूवमेंट के लिए जो उसको डक्ट सिस्टम से मूव करना है उसके लिए वो प्रिपेयर हो रहा है अपने को, क्लियर। तो दैट प्रोसेस इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से फिर नरिशमेंट लेके जो भी वहां से मूव करेगा, उस प्रोसेस को पूरा क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन। अगेन स्पर्मिएशन, तो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस 1, मियोसिस 2, ये सारी जितनी चीजें आ रही हैं ये एकदम क्लियर रहनी चाहिए, क्लियर। अब अगेन रिवाइज करो, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक, स्पर्मेटोगोनियम के नियर बाय सर्टोली सेल रहेगी जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनेंगे जो कि स्फेरिकल या राउंड स्ट्रक्चर होंगे, उनका मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन होगा जो कि ह्यूमन में 7 स्टेप प्रोसेस होता है, एंड एट द एंड फ्लैजिलेटेड स्पर्म का फॉर्मेशन होगा ल्यूमेन में, क्लियर, ठीक। अब ये फॉर्म हो गया, लेकिन मोटिलिटी बेटा अभी इनमें भी अभी भी मोटिलिटी नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया वसा एफ्रेंशिया से सिलियरी, जो वसा एफ्रेंशिया की सिलियरी वॉल है वो मोटिलिटी, वो मूवमेंट में हेल्प करेगी, ठीक। तो ये मोटिलिटी और पूरा जो ये स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, ये इसका मैचुरेशन एपिडाइडिमिस में होता है, क्लियर है। अब ये शॉर्ट नोट में बना लेना, स्पर्मियोजेनेसिस ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटिलियोसिस, स्पर्मेटिलियोसिस, अगर ये वर्ड आए तो भी तुम्हें क्वेश्चन यही रहेगा, सॉल्व करना है तो जो ये डिफरेंट वर्ड आ जाते रहते हैं इनको भी ब्रैकेट में नोट कर लेना। स्पर्मेटिड्स एंड एक्चुअल स्पर्म्स आर क्वाइट डिफरेंट स्ट्रक्चर, पता ही चल गया भाई, 7 स्टेप प्रोसेस है, मॉडिफिकेशन हो रहा है सेल में, कहाँ स्फेरिकल कहाँ पूरा टेल वाला एक स्ट्रक्चर बन गया, तो उसके डिफरेंट स्टेजेस थे, तो जो फाइनली रिजल्टेंट होगा वो डिफरेंट ही होगा। तो स्पर्मेटिड अंडरगो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस, एंड दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटेलियोसिस, ठीक है, टेल का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटेलियोसिस बोल देते हैं। एक्स्ट्रा स्ट्रोक, अगेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फटाफट देख लेते हैं। स्पर्मेटिड इज नॉन मोटाइल, वेरी गुड, ये पॉइंट नोट डाउन करके रखना, एंड हैवी, क्यों होगा हैवी, उसके पास न्यूक्लियस स्ट्रक्चर लार्ज था, उसके पास साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज़्यादा था, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में, इसलिए वो क्या होगा, हैवियर होगा कंपेयर टू मैच्योर स्पर्म, ठीक। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इट लूजेज वेट, क्यों लूज हुआ, क्योंकि पहले तो साइटोप्लाज्मिक रिडक्शन जो हुआ वही मेन रीजन है, जो हैवी होने का रीजन है वो कम हो गया, तो क्या हो गया, वो लाइट हो गया। गोल्जी कॉम्प्लेक्स गिव्स राइज टू एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, एक्रोसोम पे तो शॉर्ट नोट लिखना है पूरा, ठीक। एक्रोसोम जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि फ्रंट में कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और एंजाइम रिच होता है, ठीक। जब ये उस साइड से फ्यूजन होगा, मतलब एक्स सेल से जब फ्यूज करेगा तो पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करता है। एक्रोसोम स्पर्म का कैप वाला पोर्शन, फ्रंट पोर्शन, कैप पोर्शन होगा जो कि एम्बेडेड करने के लिए, किसमें, उस साइड में, ठीक है, एम्बेडेड करने के लिए रोल प्ले करेगा, क्लियर है। और एक्रोसोम में क्या होगा,
एंजाइम रिच होगा। क्यों? क्योंकि जो ओवम की वॉल होगी, ठीक है, जो एग की वॉल होगी उसको डीजेनरेट करना होगा, तब स्पर्म अंदर एंटर कर पाएगा। क्लियर? इसलिए एक्रोसोम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्रोसोम फुल्ली डेवलप्ड है, एंजाइम है, यानी ये हेल्दी स्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है। न्यूक्लियस बिकम कॉम्पैक्ट ऑफ फॉर्म हेड ऑफ स्पर्म। ठीक है, क्लियर है। न्यूक्लियस देखा तुम लोगों ने उस फिगर में कि कैसे कैसे नैरो होता जा रहा था। किस कलर से था? पर्पल कलर से। ठीक, पर्पल कलर से देख रहे हो, न्यूक्लियस दिख रहा है, हेड रीजन के फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन डेवलप हो चुका है, फ्लैजेला डेवलप हो गया। द 2 सेंट्रियोल्स ऑफ द स्पर्मेटिड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो एकदम नोट करके रख लेना, ठीक है। 2 सेंट्रियोल ऑफ द स्पर्मेटिड बिकम्स अरेंज्ड इन स्पर्म एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल नियर बाई होगा तो वो क्या होगा? नेक ऑफ स्पर्म की तरफ प्रेजेंट होगा। एंड डिस्टल सेंट्रियोल चेंज इनटू बेसल बॉडी एंड गिव्स राइज टू एक्सियल फिलामेंट ऑफ स्पर्म। तो 2 सेंट्रियोल में वो कौन सा सेंट्रियोल है जो कि फ्लैजिला के फॉर्मेशन में रोल प्ले किया? क्लियर? वो कौन सा होगा? डिस्टल सेंट्रियोल। चेंज इनटू बेसल बॉडी एंड गिव्स राइज टू एक्सियल फिलामेंट ऑफ स्पर्म। ये सारी चीज सेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। बेसल बॉडी क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, तो फ्लैजिला की स्ट्रक्चर पे जाओगे तो ये रिकॉल हो जाएगा। क्लियर? अब फटाफट ये देखो ध्यान से। हेड पोर्शन, कंडेंस न्यूक्लियस, एक्रोसोम फॉर्मेशन, कैप लाइक स्ट्रक्चर। एक्रोसोम जो टिप पे होगा वो रिच होगा एंजाइम्स में, ताकि जो एग सेल में पेनिट्रेट करके एंजाइम रिलीज करेगा और एग सेल की वॉल को लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिजेनरेट करेगा, तब वहां से जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल कहाँ है? न्यूक्लियस में। क्लियर? सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल वाला रिमेन रहेगा, साथ में रहेगा, ठीक। और डिस्टल वाला मतलब रिडक्टेड उसका, क्योंकि वो फॉर्मेशन में रोल प्ले किया फ्लैजिला के फॉर्मेशन में, तो वो एक मतलब जैसे कहते हैं ना, कुछ रिटेंटेड, कुछ बचा हुआ रह जाएगा, उस तरीके से रहेगा। मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है स्पर्म के स्ट्रक्चर में। मिड पीस जो स्ट्रक्चर है वहां पे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरली डिस्क लाइक अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। क्लियर? ध्यान से देखो एक एक चीज को। माइटोकॉन्ड्रियल अरेंजमेंट है। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए? क्योंकि इसको आगे मोटिलिटी शो करना है, मूवमेंट शो करना है, एनर्जी चाहिए, ठीक है। टेल रीजन देख रहे हो, फ्लैजिलम फॉर्मेशन। एक्सोनीम, अगेन बताना जरा एक्सोनीम क्या होता है। कितने सारे क्वेश्चन आ जाओगे, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक्सोनीम, व्हाट इज एक्सोनीम? ठीक, चलो एक्सोनीम रहने दो, मैं ही बताती हूँ। ठीक, एक्सोनीम क्या है? जो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें सेंट्रल वाला पोर्शन याद है, सेंट्रल स्टैंड बीच में, जैसे फ्लैजिला का स्केलेटन। फ्लैजिला, अगर मैंने इसको ऐसे एग्जांपल तुम लोग को बताया था कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, बैलून को ले लेते हैं, ठीक है। बैलून है, जब तक उसमें हवा नहीं है तो वो कैसे एकदम लूज स्ट्रक्चर है, ठीक। और उसमें अगर हम अपनी फिंगर डाल दें या थोड़ी सी हवा दे तो वो थोड़ा सा इरेक्ट स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक। तो अगर फिंगर डाल के देखो तो एक्सोनीम क्या हो गई? इस फ्लैजिलम की सेंटर स्केलेटन हो गया। फ्लैजिला का सेंटर स्केलेटन जो फ्लैजिला को एक स्टेबिलिटी दे रहा है, उसके शेप को स्टेबिलिटी दे रहा है, दैट इज एक्सोनीम। और किसका बना हुआ होगा ये? माइक्रोट्यूब्यूल का, ठीक। ये सारे सेल वाले चैप्टर का पार्ट है ये। तो एक्सोनीम हो गया टेल पोर्शन। एक्सोनीम का फॉर्मेशन, एक्सोनीम यहीं से स्टार्ट हो गया, जो भी तुम्हारा सेंटर में दिख रहा है पिंकिश, वो सब एक्सोनीम है। माइटोकॉन्ड्रियल देखा, मिड पीस में स्पाइरलेटेड स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर भी आता है कभी कभी। सेंट्रियोल देखा, हेड वाले पोर्शन में क्या क्या रह गया? सेंट्रियोल है, न्यूक्लियस है और एक्रोसोम है। क्लियर? स्पर्मेटिड, न्यूक्लियस, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस बना और उससे फिर एक्सोनीम तुम्हारा याद हो तुम लोग को 9+2 अरेंजमेंट रहता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, वो वाला अरेंजमेंट, और वहां से पूरा वेसल बॉडी और उससे फिर फिलामेंट का फॉर्मेशन, फ्लैजिला का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? ठीक। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, अब देखो ये रेमनेंट्स, यही मैं कह रही थी, ठीक। डिस्टल को सेंट्रियोल क्या हो गया? रेमनेंट्स प्रेजेंट है, क्योंकि वो रोल प्ले कर गया फ्लैजिला के फॉर्मेशन में, बट स्टिल अभी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल तुम्हारा एज इट इज प्रेजेंट है। क्लियर? इसका क्या रोल है मैं आगे बताऊंगी।
तो स्पर्म का ये स्ट्रक्चर स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोन के फॉर्मेशन में जो चेंजेस हुए हैं, इंपॉर्टेंट रोल है उसमें सेंट्रियोल वाले पोर्शन का। डिस्टल सेंट्रियोल इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्टल सेंट्रियोल से नोट डाउन कर लेना इस चीज़ को, डिस्टल सेंट्रियोल से क्या होगा, फ्लैजेला का डेवलपमेंट होगा। ठीक, अब प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का क्या रोल था वो भी डिटेल में बताएंगे हम बाद में, लेकिन अभी एक चीज़ समझ लो कि जो ऊ साइड होता है, जो एक्स सेल होती है, उसके पास कोई भी सेंट्रियोल नहीं होता है। ठीक, सेंट्रियोल नहीं होता होगा तो फिर एग जाइगोट बनने के बाद वहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकता। सेंट्रियोल पता है ना, डिवीजन में रोल प्ले करता है, सेल डिवीजन में रोल करता है प्ले। ठीक, माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा। ठीक है, वो सेल डिवीजन में मेनली रोल प्ले करेगा। तो जब तक जो फर्टिलाइजेशन के बाद अगर जाइगोट में सेंट्रियोल ही नहीं रहेगा, जैसे एक्स सेल में यहाँ पे देख रहे हो सेंट्रियोल डिजेनरेट कर गया सेकंड वाले फिगर में, ठीक है, डिजेनरेट कर रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद अगर वहाँ पे सेंट्रियोल नहीं होगा तो कैसे जाइगोट डिवाइड करेगा, कैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि जो सेंट्रियोल है, जो एग के फ्यूजन के बाद जो डेवलपमेंट के लिए सेंट्रियोल रोल प्ले कर रहा है, ये एग का नहीं होता है, ये स्पर्म का रहता है। ठीक है, स्पर्म का भी कौन सा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, डिस्टल तो इन्वॉल्व हो गया फ्लैजेला के फॉर्मेशन में, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्लियर। तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, लॉस ऑफ मैट्रिक्स एंड सेंट्रियोल, एलिमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ऊ साइट में सेंट्रियोल अब्सेंट रहेगा, सेंट्रियोल अब्सेंट रहेगा। मैच्योर, वैसे तो उस साइड कब मैच्योर होगी ये भी बताना ही, मतलब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, बट यहाँ पे इतना समझ लो कि उस साइड में सेंट्रियोल नहीं होता। और जाइगोट को जो डिवीजन के लिए सेंट्रियोल चाहिए वो मेल स्पर्म से ही डिनोट होता है, एग के अंदर स्पर्म से जाएगा फ्यूजन के टाइम। क्लियर। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इन नेक ऑफ स्पर्म इंट्रोड्यूस्ड इनटू एग ड्यू टू फर्टिलाइजेशन, इट इज रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट क्लीवेज। क्लीवेज डिवीजन बोलते हैं ना जाइगोटिक डिवीजन को। Mitochondria from different parts of spermatid got arranged in the middle parts of sperm around axial filament। ये तुम्हारा फिगर हो गया किसका, एनसीईआरटी का। ठीक, सब कुछ पढ़ लिया बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी आउटर लेयर, एक्रोसोम जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रैकेट में लिख लेना, एंजाइमेटिक रीच होगा क्या, जो इंसर्ट करने में, ओवम के अंदर इंसर्ट करने में रोल प्ले करेगा। न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, करेक्ट है, जेनेटिक मटेरियल होगा, नेक है। उसके बाद मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखो ये वाला फिगर अच्छा, इसमें स्पाइरल एकदम क्लियर दिख रहा है। एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, पता है बड़ा कंपटीशन है स्पर्म को तो मूव करने में, कहाँ मिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज हो रहे हैं और उसके बाद भी जाके एक को फ्यूज होना है, उसमें कंपटीशन है। ठीक, एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट फिर से आ गया, इसमें क्या लिखा हुआ है देख लो। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल हो गया एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है, जो नरिशमेंट लेके रिलीज हो रहा है, ठीक, ट्रेन पकड़ने के लिए निकल रहे हैं, उसके लिए जो प्रोसेस है दैट इज स्पर्मिएशन। ठीक, यही वो फिगर दिख रहा है, सर्टोली सेल में एम्बेडेड होके कैसे नरिशमेंट। अब ये जो वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ये पूरा सर्टोली सेल है, तो वहाँ से डेवलपमेंट के बीच में तुम्हारा स्पर्मेटोगोनियम, उससे डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। लास्ट में डेवलप जो बना हुआ स्पर्मेटोसाइट है वो तुम्हारा स्पर्मेटो जो है वो दिख रहा है, अगेन अपने हेड के थ्रू इंसर्ट करके सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन ले रहा है, फिर इसके बाद मूव करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ, ये ओके, हार्मोन वाला पोर्शन देख लो एक बार, ठीक है, बस लास्ट लेक्चर का आज ये वाला पोर्शन देख लेते हैं। हार्मोन वाला रिकॉल कर लो। कई लोग हार्मोन का आंसर कंफ्यूज होके दे रहे हो, ऐसे थोड़ी ना कोई आंसर देता है कि स्पर्म के फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा। अरे कहाँ पे रोल प्ले करेगा, टेक्निकली बताना है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। चलो लिखा ही अगली लाइन में क्या क्वेश्चन पूछे। दिस इफ यू रिकॉल इट इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, मतलब रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, हाइपोथैलेमस से। अब ये फटाफट ये चार्ट पहले भी देखा हुआ है, रिकॉल कर लो। हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी दो वे में दो हार्मोन रिलीज कर रही है,
ठीक है। FSH और LH लीडिंग सेल पे वर्क किया, लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन को फॉर्म कराया। क्लियर। FSH सर्टोली सेल पे वर्क किया और सर्टोली सेल के स्पर्मेटोजेनेसिस में जो नरिशमेंट वाला रोल है उस पे वर्क कर रहा है FSH। ठीक, क्लियर। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में टेस्टोस्टेरोन और FSH दोनों का रोल हो गया। स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, अब सर्टोली सेल एक और सिक्रीट कर रही है, दैट इज इनिबिन। इनिबिन का अमाउंट FSH के अमाउंट को, या इसको ऐसे समझो कि टेस्टोस्टेरोन के अमाउंट को, स्पर्म के फॉर्मेशन को जब सब चीज़ एक्सेस में चलेगा तो इनहिबिट करेगा। ठीक है, इनिबिन निगेटिव फीडबैक करेगा। कहाँ पे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ताकि FSH और LH का सिक्रीशन कंट्रोल हो सके, स्लो डाउन हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। इनहिबिन भी कर रहा है और टेस्टोस्टेरोन भी कर रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस जब फॉर्म हो रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो एक लेवल के बाद FSH के सिक्रीशन और LH के सिक्रीशन को रोकने के लिए इनिबिन नेगेटिव फीडबैक करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीशन रुकवाएगा FSH का और LH का। क्लियर। The increased level of GnRH then acts at the anterior pituitary gland and stimulates secretion of two gonadotropin, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. LH acts at the leading cell and stimulates synthesis and secretion of androgen, और मेल में क्या है? टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन in turn stimulate the process of spermatogenesis, करेक्ट है। FSH acts on Sertoli cell and stimulates secretion of some factor which help in the process of spermiogenesis. Spermiogenesis क्या है? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन। क्लियर। तो FSH का जब मैंने क्वेश्चन पूछा था, कुछ ओवरी का भेज रहे हो, कुछ कहीं का भेज रहे हो, FSH टेस्टोस्टेरोन को नहीं रिलीज करा रहा है। FSH सर्टोली सेल को कंट्रोल करके, सर्टोली सेल के सिक्रेशन, सर्टोली सेल के फंक्शन को कंट्रोल करके स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है, मतलब डेवलपमेंट में हेल्प करा रहा है। क्लियर। तो इसको कह सकते हो तुम लोग कि स्पर्म फॉर्मेशन में, लेकिन भाई टेस्टिस का हार्मोन है तो ऑब्वियसली स्पर्म फॉर्मेशन में करेगा, तो उसको स्पेसिफिक आंसर करो एकदम। क्लियर। अगेन इस चार्ट को एकदम ध्यान से देखो, पहले भी पढ़े हो एंडोक्राइनोलॉजी में। ठीक, इसको रिवाइज कर लो अच्छे से। ठीक हो गए ये सारे फिगर जो आए। अब स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। वैसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, कंपोज्ड ऑफ अ हेड, नेक एंड अ मिडल पीस एंड अ टेल। अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। अब एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है तो आउटर लेयर क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure, acrosome. The acrosome is filled with enzyme that helps in fertilization of the ovum by penetrating in ovum. Clear? ओवम ही नहीं बोलते, ओवसाइड बोलते हैं। थोड़ा सा स्पेसिफिक, जब हम लोग फीमेल वाला पढ़ लेंगे पूरा तो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी पे आ जाएंगे। क्लियर। स्ट्रक्चर डिस्कस हो गया। Middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail that facilitate sperm motility essential for fertilization. The human male ejaculate about 200 to 300 million sperm during a coitus, means एक copulation intercourse. ठीक है, तो coitus of which for normal fertility at least 60% sperm must have normal shape and size and at least 40% of them must show vigorous motility. ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया, ये NCERT के पॉइंट्स हैं सिर्फ। ठीक, स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट, सेक्रीशन ऑफ एपिडाइडमिस, वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तुम तो इसका कंपोजिशन तक पढ़ लियो। द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमेन। फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन। क्लियर। तो ये सारी तो हो गई गैमेटोजेनेसिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। अब नेक्स्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर लेंदी भी है, कल संडे है तुम लोगों का, बढ़िया इसको कंप्लीट करो। मेल वाला पोर्शन पूरा कवर हो गया है, फीमेल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। जितने क्वेश्चन दिए हैं मैंने उन सब के आंसर करना अच्छे से। जो मॉड्यूल में दिया हुआ है उसको एक बार रीड कर लेना इस चैप्टर से रिलेटेड। कुछ भी कहीं पे भी डाउट है मैसेज करना, कॉल कर लेना।
लेकिन कंप्लीट करो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन डिज़ाइन कर रही हूँ, जो ब्रीदिंग सिस्टम का क्वेश्चन दिया वो अगर सॉल्व हो गया तो पिंग कर दो मेरे को कि सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कुछ और क्वेश्चंस पेपर डिज़ाइन करते हैं, उसको फिर शेयर करेंगे ये रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट से। चलो बाय बाय, टाटा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके पहले देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा कंप्लीट हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी एसेसरी डक्ट सभी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हुई हैं। हार्मोनल लेवल कैसे इम्पैक्ट है, किसका फीडबैक मैकेनिज्म है, सब कुछ ओवरऑल काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम लोग ऑनलाइन टाइप से ये वाला चैप्टर इस तरीके से कवर कर पाएंगे, बट इट्स गुड। तुम लोग जो आंसर कर रहे हो वो भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, और जो नहीं कर रहे हैं वो तो खैर उनका क्या पता कौन मालिक है, कर लें अपने मन से, बाद में ही बात करेंगे उनसे। और जिनको करना है आंसर अच्छे से करो, अच्छे से, जैसे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। आंसर से क्या मुझे को समझ में आता है कि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तुम लोग को, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो मेल सिंपल था, जो भी देखे ना वो सिंपल था, उसमें भी काफ़ी टर्मिनोलॉजी और काफ़ी चीज़ें। तो ये मान के चलो कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें अगर माइंड को एकदम क्लियर ओपन नहीं रखोगे तो लिंक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम पहले ही डिस्क्लेमर दे रहे हैं। कुछ फिगर्स आएंगे इसमें, कुछ चीज़ें आएंगी जो तुम लोग को डेप्थ में समझने के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, क्लियर। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सिस्टम है, उसमें सिंपल सी एक बेसिक थंब रूल अपने आप को एक्सेप्ट कर लो कि फीमेल वो है जो लाइफ को नेक्स्ट स्टेज में पहुंचाएगा, मतलब नेक्स्ट जनरेशन जिससे आएगा, तो जो सिस्टम होगा वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्लियर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे भी था वहाँ पे सिर्फ स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ और स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, क्लियर। फीमेल में एग का फॉर्मेशन होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ठीक। अच्छा पहले तो एक चीज़ ये ध्यान में रखो कि यहाँ पे सिर्फ हम मेल में टेस्टिस और एसेसरी डक्ट वगैरह पढ़े थे, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया कैसे कोऑपलेशन होता है, किसका क्या रोल है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, और सीमेन का कंपोनेंट क्या है। लेकिन फीमेल में बेसिक में ही अगर समझो तो यहाँ 3 रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। ओवरी इन्वॉल्व है, यूट्रस इन्वॉल्व है और मैमरी ग्लैंड, ठीक है। मैमरी ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं, तो मीन्स ये तीनों तुम्हें लोकेशन वाइज ही समझ में आ रहा है, ये बॉडी में डिफरेंट पोजीशंस पे हैं, ठीक। इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना है, इनके बीच में जो भी चेंजेस होते हैं इन सारे स्टेजेस में, हार्मोनल चेंजेस हैं, जो साइकिल है वो ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्लियर। एक यूट्रस है, उसके साइज़ में पूरा एक्सपेंसन होगा, उसका स्ट्रक्चर, वहाँ प्लेसेंटेशन होगा, वहाँ इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटेशन, मतलब प्रॉपर एक फीटस वहाँ पे ग्रो करेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड तो होंगी, क्लियर। और उसमें भी सबसे कॉम्प्लिकेटेड और एग्जामिनर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी क्वेश्चन रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक, क्योंकि वो पूरा के पूरा पैरेलल चल रहा है ओवरी और यूट्राइन, ठीक है। यूट्रस का और ओवरी का उसमें काफ़ी लिंक्ड स्ट्रक्चर होगा, ठीक, लिंक फंक्शंस होंगे, क्लियर। तो बच्चा पार्टी जो भी इस चैप्टर में मैं बताऊंगी काफ़ी अच्छे से यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड होगा। और एक चीज़ और, व्यूज़ देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरे पैरेलल चल ही नहीं रहे हो तुम लोग। मैं संजय सर से बात करती हूँ, कह देती हूँ कि बायो ठीक से नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक चल रहा है, तो मेरे पैरेलल तो चल नहीं रहे हो। लास्ट वीडियोज़ में देख रही हूँ 17 व्यूज़ हुए हैं, उससे प्रीवियस वीडियो में अप्रॉक्सीमेटली 20 व्यूज़ हैं, तो पूरे बच्चे तो वीडियो ही नहीं देख रहे हो, क्लियर। तो कैसे क्वेश्चन पेपर सेट करना है, क्योंकि अभी ये पूरे मई तो ये सारी चीज़ें चलने वाली है, एटलीस्ट मई चलेगी। मुझे तो लग रहा है सितंबर तक जाएगा, बट मई तक तो एटलीस्ट चलेगा। उसके बाद तुम लोग कैसे ओपन होगा, कैसे आओगे वो हम नहीं जानते, लेकिन तब तक मेरे 3 चैप्टर ये हो जाएंगे, एक हेल्थ वाला भी हो जाएगा, और कहीं ना मेरे को जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस स्टार्ट करना पड़ गया बच्चा। तो इस तरीके की पढ़ाई से तो हो गई नीट की प्रिपरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्पीड इतना भी नहीं, बायो में मैं कुछ पढ़ा रही हूँ कि मेरे बराबर नहीं चल पा रहे हो, ठीक। लेक्चर्स को कंप्लीट करो, आंसर करना है करो, नहीं करना है पार्टी मनाओ घर में, आई डोंट केयर, ठीक।
लेकिन जिस दिन मैं पूछूंगी और आंसर नहीं आएगा तो इन सारे पोर्शन का कोई रिवीजन नहीं होगा, क्योंकि जो आंसर कर रहे हैं ना बच्चे वो मेहनत करके कर रहे होंगे और उनको समझ में आ रहा है। इट मीन्स कि मेरे एक्सप्लेन करने में तो कोई दिक्कत जा नहीं रही। जैसे मैं क्लास में एक एक चीज़ पढ़ाती थी वैसे ही मैं यहाँ पे भी कोशिश करती हूँ पूरा पढ़ाने की। ठीक, तो तुम लोग ध्यान से जो भी मैं पढ़ाऊँगी उस चीज़ को बहुत केयरफुल्ली स्टेप बाय स्टेप, अगर नहीं समझे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में तो सब आपस में मिक्स हो जाएगा। क्लियर, मिक्स हो जाएगा और समझ में नहीं आता। एक छोटी सी इसके लिए तुमको एग्जांपल बता दूँ। डीपीएस में जब मैं पढ़ा रही थी और जब वहाँ से बच्चे ये 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेटरी लीव होती है उसमें जा रहे थे, तो हॉस्टल के बच्चे कुछ दिन के बाद गए थे। उस बीच में होली आ गई और मुझे जाना पड़ा। ठीक है, मुझे जाने के जस्ट मेरा ऑटो वगैरह आ चुका था स्टेशन जाने पे, और वहाँ तक बच्चे मुझसे ये वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पूछ रहे थे। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया नहीं था, लेकिन वही पढ़ाते वक्त तो मस्ती चल रही थी। क्लियर, और क्योंकि क्वेश्चन आता है, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो लगेगा मैम एक बार फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल बना दो, पढ़ा दो, मैम कैसे रोल है, मैम कब ओवरी में हो रहा है, कब यूट्रस में हो रहा है, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझ में आ रही हैं, किसके बाद क्या स्टेप है। तो जब मैम पढ़ाएंगी तो तुम लोग अच्छे से, तुम लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं कि अच्छे से एक एक स्टेप, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को पढ़ाऊँगी तो तुम लोग को भी एक एक स्टेप पढ़ना है। और क्या कनेक्शन है ये तो मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बताती हूँ, बताऊँगी पूरा कनेक्टिंग वे में, उसको अच्छे से सुनोगे। आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेक्चर वाला ही हो गया। ठीक, अब इंट्रोडक्टरी पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले तो ध्यान में एक यही ध्यान में रखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है इंटरनल बॉडी में। उसमें ओवरी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को तो अभी हम छोड़ दे रहे हैं, उसको काउंट ही नहीं किया। ओवरी, यूट्रस और मेमरी ग्लैंड, 3 इंटरनल पोर्शन है जहाँ पे पैरेलली चेंजेस होंगे। मेमरी ग्लैंड क्यों इंक्लूड होगा? क्योंकि जैसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की चीज़ें हैं, पेरेंटल केयर और पता है विविपरी है, वहाँ पे वो डेवलपमेंट होता है पैरेलली। ठीक है, और जब बेबी बॉर्न हो जाता है पर्चुरेशन वाले प्रोसेस के बाद, उस ऐसा नहीं कि तुरंत बच्चे चलने लगे, तुरंत बच्चे खाने लगे, इस तरीके से ह्यूमन बीइंग में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो वो जो स्टेज है फीडिंग वाला, ठीक, फीडिंग वाला स्टेज वो पार्ट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का, इसलिए हमें वो सब भी देखना होगा। क्लियर, अब जस्ट इंट्रोडक्टरी देखो, सामने एक फिगर दिया हुआ है, इसमें दिख रहा है